हिंदुस्तानी खाना और खाने का स्वाद एक बार किसी की जुबान पर चढ़ जाए फिर उतारे नहीं उतरता। और उसका कारण है हमारे खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले। अब जितने मसाले खाने के जायके को बढ़ाते हैं उतना ही स्वाद जुबान को देते हैं अचार। एक बार किसी को अचार खाने की आदत लग गई, उससे अचार छूटे नहीं छूटती। आज की कहानी भी अचार के इर्द गिर्द ही है। कैसे, आइए देखते हैं। अपनी शादी के लहंगे की शॉपिंग करके मुस्कान अपने घर पहुंचती है। अरे अरे मम्मी, ये क्या है? तुमने दरवाजे के पास ये नींबू क्यों रखे हैं? और ये इधर आम और ये चने। रात का डिनर हमें इसी तरह मिलने वाला है क्या आंटी जी? पर नींबू देखकर लगता है आंटी जी ने तेरी नजर उतारने की सोची होगी। ये सब क्या कर रही हो मम्मी? तुमने ये सब क्या रायता फैला रखा है? साफ करो ना इसे। मेरे दोस्त आने वाले क्या सोचेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई लड़की के घर वाले इस तरह खाने को कपड़े के ऊपर फैला कर रखते हैं। देखा भाभी जी, देखा, इसी कारण मुझे इस लड़के से बात करने का मन नहीं करता। कहना ये सारी बातें अपनी सास के सामने, तब समझ में आएगा कि माँ भोली थी, तुम लोगों की बातें सुन लेती थी। वहाँ जब कोई सुनेगा नहीं ना तेरी, तब तुझे याद आएगी माँ की। अचार पापड़ वालों के घर पर जा रही है तू, इतने बड़े अचार के व्यापारी है महेश जी। और तेरे ससुराल में सबको कितनी नॉलेज है अचार की वैरायटीज की। और दुल्हन के साथ ही अचार पैक करके नहीं भेजेंगे हम तेरे ससुराल, तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मतलब ये सब मेरे लिए हो रहा है? अरे मम्मी यार, मैं एक दो सूटकेस से ज्यादा कुछ नहीं ले जाने वाली। और ये अचार वचार देने की कोई जरूरत नहीं है। कौन धोकर लेकर जाएगा अचार को? और वो लोग क्या सोचेंगे? अरे उनका बिजनेस है अचार का, हमारा नहीं। इतना सामान मैं नहीं ढोऊंगी। माते, तू अपना शरीर ही ढो ले, वही बहुत है हमारे लिए। ये सारे अचार कैसे तेरे ससुराल पहुंचेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ ये अचार नहीं, इसके साथ 3 महीने का सूखा नाश्ता भी जाएगा तेरे साथ। ये पेठा, गुड़ और तिलकी का जग, मोतीचूर के लड्डू, शक्कर पारे, भुजिया, कचौरी और ये अचार की बनिया। जाते ही मेरी बेटी ने अगर खुशखबरी सुना दी तो ये अचार उसके मन में उठ रहे क्रेविंग को शांत कर देगा। छी 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 मम्मी, माँ हो तुम या मेरी सास हो, सोच समझ कर तो बोला करो। जाते ही 3 महीने में कौन बच्चा प्लान कर लेता? मैं तो 3-4 साल तक अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी अपने ससुराल में। वही ना आंटी जी, यहाँ तो आप मुस्कान को घूमने भी नहीं देती थी, पर जीजू हमारे बड़े मॉडर्न है। इतना बड़ा घर है, इतना अच्छा चलता काम है, 4-5 गाड़ियां है घर में। एक बार मुस्कान तेरी शादी हो जाए ना, फिर तेरे देवर को तो मैं ही सेट कर लूंगी पक्का। जिस तरह कोई भी माँ अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी करती है, वैसे ही मनीषा भी तैयारी में लगी हुई थी। और 1 हफ्ते बाद होती है शादी की रात। ये कैसा अरेंजमेंट किया है लड़की वालों ने मम्मी? खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अरे तू ही देख बेटा, सामने से हमने किसी चीज की मांग नहीं की तो इन लोगों ने खातिरदारी में भी पैसे बचा लिए। ऐसे कोई कैटरिंग करता है क्या भला? बुफे में कहीं भी अचार नहीं है, खाने का स्वाद आए तो आए कैसे। और मेरा क्या है, मैं तो एक बार के लिए शांत भी बैठ जाऊं, पर तेरे फूफा जी नहीं बैठेंगे। आम शादियों में जैसे कहीं जीजा जी, कहीं ताऊ जी, तो कभी फूफा जी का रूठना तय होता है, इस तरह इस शादी में भी फूफा जी रूठ कर कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। फेरों के लिए अमित मंडप पर आकर बैठता है कि पीछे से निखिल आकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। क्या फूफा जी शादी छोड़कर जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया दामाद जी, कोई कमी रह गई क्या खातिर में? कुछ तो कमी रही होगी ना आंटी जी, वरना मेरे फूफा जी यूं नहीं रूठता। हार्ट की 2 बार सर्जरी हो चुकी उनकी, इसके बाद भी भैया की शादी अटेंड करने के लिए बाई फ्लाइट आए वो। खाने में कहीं अचार था ही नहीं, और बिना अचार के कहाँ स्वाद आता है, इसलिए वो तो बिना खाए अपने कमरे में चले गए। अब अगर वो खाएंगे नहीं तो अपनी दवाइयाँ कैसे लेंगे? और फूफा जी की तबीयत बिगड़ गई तो फिर हो गई ये शादी। क्या ये क्या ड्रामा है? क्या कहा? अचार की व्यवस्था नहीं हुई? घर छोड़ा हो चुका है दामाद जी, अब आप फेरों से नहीं उठ सकते। आप यहीं बैठिए, मैं जाकर अचार की व्यवस्था करती हूँ, आपकी फूफा जी के लिए भी और सारे बारातियों के लिए भी। अपनी बेटी की ससुराल भिजवाने के लिए जो अचार मनीषा ने बनवाए थे, वो उस अचार को बारातियों को खाने के साथ सर्व कर देती है। वो बात तो नहीं है, पर ठीक है, एक बार के लिए काम चलाया जा सकता है। क्या जी? ओह नहीं तो क्या, हमें तो लड़की से मतलब है, हमें हमारी बहू मिल गई, और क्या चाहिए। सब कुछ ठीक है ना जीजा जी? और कोई कमी लगे तो बताइएगा, आपके लिए अचार क्या हवाई जहाज का बंदोबस्त करवा दूंगा मैं। और इसी तरह संभलते संभालते आखिरकार मुस्कान की शादी अमित से हो ही जाती है। अमीर घर में जा रही हूँ, नौकर चाकर होंगे, न सुबह उठने का प्रेशर होगा, न खाना बनाने की टेंशन। यही सब सोचकर मुस्कान अपने ससुराल गई थी।
पर सुबह के 8 बजे ही मुस्कान नाम का जयकारा जोर जोर से लगने लगता है। ये बार बार मुझे कौन बुला रहा है? अरे तुम्हारी ननद बुला रही है, और कौन? जाओ बाहर जाओ। हमारी प्री वेडिंग में भी हमारे साथ नहीं आ पाई थी नेहा। मुस्कान तैयार होकर बाहर हॉल में जाती है। ये क्या भाभी, आप तो खाली हाथ बाहर आ गई। वो गिफ्ट तो दिखाइए जो आप अपने मायके से हम सबके लिए लेकर आई हैं। गिफ्ट? हाँ लाती हूँ। मैं अपने मायके से क्या लेकर आई हूँ वो देखना चाहती है दीदी। मम्मी ठीक ही कह रही थी। अभी दीदी गिफ्ट्स मांग रही है, कुछ देर बाद तो मम्मी जी पक्का मुझे खाना बनाने को कह देंगी। इसका एक ही इलाज है। मैं अपने मायके से जो लाई हूँ वो आपको देखना है क्या? सीधा परोसी देती हूँ ना। अपने मायके से लाए हुए नाश्ते को चाय के साथ घर की नई बहू मुस्कान सभी को परोस देती है। ये क्या नाश्ता हुआ सुशीला जी? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। ऐसा बेस्वाद खाना आप तो कभी नहीं बनाती। वही ना मम्मी, तुम तो ऐसा खाना कभी नहीं बनाती। साथ में ना चटनी है ना तुम्हारे बनाए अचार। देख रही हो बहू, अभी मेरे लेवल तक आना है तुम्हें। माना इस जन्म में तुम मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगी, पर कोशिश तो करनी होगी। हाँ, सभी का दिल जीतने की कोशिश करोगी ना। कैसे फट से खाते कह दिया मेरे बेटे ने कि मम्मी ऐसा खाना नहीं बना सकती। जीतता रहे मेरा बेटा। और क्या है ना, ये सारा नाश्ता बहू के मायके से आया है। अरे तो ये नाश्ता शहर के सबसे फेमस हलवाई ने बनाया है पापा जी, फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? और इसके अंदर तो अचार से भी टेस्टी मसाले भरे हुए हैं। देवर जी आप मन से खाकर तो देखिए। खाने के लिए मन की जरूरत नहीं होती भाभी, खाना खाने के बाद मन अपने आप बन जाना चाहिए, जो इसे खाकर नहीं बन रहा। रसोई के ऊपर जो ड्रॉवर है वहीं मम्मी के बने हुए अचार रखे और साथ में अचार लाकर दे दो, तब आएगा थोड़ा सा जायका। खुद में बड़बड़ाती हुई मुस्कान रसोई में जाती है जहाँ कमला पोछा लगा रही थी। क्या हुआ बहुरिया, हो गया ससुराल में स्वागत? बस आज भर सुन रही हूँ कमला दीदी, रोज थोड़ी ना सुनूंगी। घर में नौकर चाकर जब है तो वही बनाए खाना। तब तो आपको पता ही नहीं है इस घर के नियमों के बारे में। भले जेब में बहुत पैसा है, घर में नौकर है, बाहर गाड़ियां हैं, पर रसोई में तो बहू ही जाती है। पहले आपकी सास जाती थी, अब आपकी बारी है, तो तीनों वक्त का खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वो भी अपनी सास के टक्कर का। बेचारी मुस्कान, क्या सोचा था और क्या हो गया। जिन लोगों को हलवाई के हाथ का बना नाश्ता नहीं भा रहा था, उन्हें कहा मुस्कान के हाथ का नाश्ता भाएगा। पर अब ड्यूटी तो लग गई थी तो निभानी तो थी ही। दोपहर में सभी के लिए मुस्कान बनाती है छौंक वाली पीली दाल, काजू वाले चावल, आलू की सूखी सब्जी और धनिया की चटनी। कितनी प्यारी लग रही है ये प्लेट, फोटो खींचकर मम्मी को भेजती हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। पर काजू कुछ कम ही लग रहे हैं इस प्लेट में। अरे हाँ, मिठाई तो मैंने रखी नहीं, एक पापड़ और एक मिठाई, बस फिर क्या है। कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था खाना बनाने के पीछे इतना दिमाग लगाऊंगी मैं। बस एक बार अपनी सास को पीछे छोड़ दूं, उसके बाद इतना टेंशन नहीं लेने वाली मैं। जैसे ही घर के सारे दुकान से वापस आते हैं, मुस्कान सभी के लिए खाना लगाती है और हमेशा की तरह आज भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। ये तो बीमारी वाला खाना बना दिया तुमने मुस्कान। तुमसे बड़ी उम्मीद थी मुझे। मतलब जिस हिसाब से तुम बाहर का चटपटा खाना पसंद करती हो, मुझे लगा तुम्हारे हाथ में भी उतना ही स्वाद होगा, पर बिल्कुल मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? पर मैंने तो बड़े अच्छे से खाना बनाया था। चावल में काजू, कड़ी पत्ता सब डाला है ताकि पुलाव वाला स्वाद रहे, पर खाना प्लेन भी रहे ताकि घर वाली एसेंस मिस ना हो। वरना मैं रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना भी जानती हूँ। वही तो भाभी, हम तो रेस्टोरेंट के खाने से ज्यादा इज्जत अपनी माँ के बनाए खाने की करते हैं। मम्मी जो खाना बनाती है ना, वो शायद ही कोई बना सकता है। अचार में जो मसाले डालने हैं, उन मसाले का इस्तेमाल करके बनाती है मम्मी सब्जी। उनके हाथों के खाने की तारीफ में जितना भी कहो कम है। हमारा जो ये बिजनेस है ना, जिसके कारण चल रहा है ना, वो मम्मी ही तो है। तुम्हारा देवर बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। जब मैं तुम्हारी सास को ब्याह कर लेकर आया था तो मुश्किल से 500 रुपए कमाता था मैं, दिन के, महीने के। पर तुम्हारी सास ने कभी शिकायत नहीं की कि ये कम है। मैं जितना उसके हाथ में रखता वो उसी में गुजारा करती। उसे आदत थी अचार बनाने की, और उसी के अचार की रेसिपी के कारण देखो आज कितना बड़ा कारोबार हो गया है हमारा। तो मैं क्या करूं उस कारोबार से? मुझे क्या फायदा? हाँ, मुझे तो खाना बनाना पड़ता है ना। दादी, आप मम्मी का बनाया अचार ही लाकर दे दो, उसी को इस खाने में मिलाकर खा लेंगे, तो कम से कम ये खाना फेंकना तो नहीं पड़ेगा। अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए मुस्कान हर तरह का इंडियन स्टाइल फूड ट्राई कर चुकी थी, पर उसके ससुराल में कोई खुशी नहीं हो रहा था।
अब तो अपना सिग्नेचर खाना बनाना ही पड़ेगा। मम्मी जी के चमचों के मुंह से मम्मी जी के हाथ के खाने का स्वाद हटाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी मुस्कान नहीं। आज मुस्कान बनाती है पनीर चिल्ली और चाउमीन। हाय, मेरे तो मुंह में नाम सुनकर पानी आ रहा है। पर जब मुस्कान ये खाना अपने ससुराल वालों के सामने परोसती है, तुमसे नहीं हो पाएगा मुस्कान, मम्मी के हाथ का खाना उनके हाथ का ही है। जी तो करता है कोरा अचार लाकर सामने रख दो। अचार खाने के लायक ही है ये लोग, बेकार में मैं इनके पीछे इतनी मेहनत कर रही हूँ। दोपहर के बाद जब घर के सारे मर्द दुकान पर थे, मुस्कान की सास और ननद सो रहे थे, मुस्कान लगाती है अपनी माँ को कॉल। इसीलिए ना मम्मी लोग कहते हैं लड़का देखकर शादी करो, खानदान देखकर नहीं। पैसे वाला है देखकर शादी कर ली। यहाँ तो मेरी बैंड ही बजी रहती है। ये लड़का अपनी माँ के पल्लू से अलग होने को तैयार नहीं है, और माँ खुद को मास्टर शेफ समझती है। मेरी खाने की तुलना बहू कोई नहीं कर सकता। अरे भाई तो बना लो ना खाना और खिला दो अपने बेटों को। पर नहीं, अब बहू आ गई है तो खाना तो वही बनाएगी। मैं खाना भी बनाती हूँ और 4 बातें भी सुनती हूँ। अरे रे बेटा, ऐसे हिम्मत हारेगी तो कैसे चलेगा। तेरा बाप तो आज तक अपनी माँ के हाथों का खाना ही ढूंढता है, तो दामाद जी की उम्र ही क्या है। तो एक काम कर, अपनी सास से उनके बने खाने की रेसिपी पूछ और वैसे ही बना ले। अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कान अपनी सास से इस बारे में पूछती है। ये क्या बात कर रही हो बहू तुम? ऐसे रेसिपी बताने से हाथ में स्वाद आता है क्या? स्वाद तो अनुभव से आता है। चलो तुझ में अभी तो नहीं है। अच्छा सुन, आई गई है कमरे में तो मेरा बैग पैक कर दे, 2 दिन के लिए मुझे मेरी बहन के यहाँ निकलना है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब मम्मी जी घर पर रहेगी नहीं तो क्यों ही मम्मी जी के खाने की तारीफ होगी। मम्मी जी की खाने की तारीफ तो उनको दिखाने के लिए की जाती होगी। मम्मी जी की एब्सेंस में मैं ही ससुराल में लोगों का दिल जीत लूंगी। यहाँ सुशीला अपनी बहन के घर जाने के लिए निकलती है और वहाँ अमित का कॉल आ जाता है। आज एक बहुत बड़ी पार्टी ने अचार का ऑर्डर दिया है, लगभग पक्का ही है, पर वो हमारे घर आकर खाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद ही हाथ में चेक रखेंगे। तो आज मम्मी से कहना कि खाना वही बनाए। पर मम्मी जी तो घर पर है नहीं, अभी 2 घंटे पहले ही मौसी जी के यहाँ निकली है और अब तक तो फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुकी होगी। सत्यानाश, अब क्या होगा? और वो लोग अचार ही खरीद रहे हैं हमसे, तो प्लेट में मम्मी का बनाया हुआ अचार भी नहीं दे सकते। तुम उन्हें लेकर आओ ना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मुस्कान जाती है रसोई में और अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। उस दिन निखिल भैया कह रहे थे कि मम्मी जी के बनाई सब्जी में वही टेस्ट होता है जो टेस्ट अचार के मसालों में होता है। मतलब साथ में अचार नहीं परोसने, खाने में ही अचार जैसी चटकार होनी चाहिए। और मुस्कान अपनी माँ की भेजी हुई अचार की सारी वैरायटीज देखती है। लहसुन प्याज का अचार, इस अचार के साथ मैं सब्जी बना सकती हूँ। प्याज और लहसुन तो सब्जियों की तरह ही दिखेंगे और सब्जी में स्वाद भी आ जाएगा और मेहमानों को भनक भी नहीं लगेगी। एक तरफ सब्जी तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ मुस्कान पराठे की तैयारी करती है। इस चने के अचार के दाने काफी डिफरेंट लग रहे हैं। इन चनों को कूट लेती हूँ और आलू के साथ मैश कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ आलू चने के पराठे। चने में अचार का फ्लेवर है वो पराठों में भी आ जाएगा। दाल की छौंक के ऊपर आम के अचार के तेल का इस्तेमाल करूंगी, साथ में पापड़ तो हो गई, और एक फ्राइड राइस बना लेती हूँ। इतने सारे मसाले को बैलेंस करने के लिए और लास्ट में एक शरबत दे दूंगी। और जितनी कारीगिरी संभव थी मुस्कान वो सब लगाकर खाना बनाती है। जितना संभव था भगवान उतना मैंने कर दिया है। अब इस डील को फाइनल करवाकर तुझे इस घर में मेरी जगह बनानी है। और मुस्कान हॉल में बैठे गेस्ट के लिए खाना लेकर आती है। चलिए अच्छा है, मुझे लगा यहाँ भी आप लोग अचार ही परोस देंगे। अगर प्लेट में अचार होता ना तो मैं तो आज खाना ही नहीं खाता। मैं तो यहाँ बस इसलिए आया हूँ ताकि आपके घर की गृहिणी के हाथ का फ्लेवर जान सकूं। क्योंकि फैक्ट्री का क्या है ना कि किसी दिन वर्कर्स ने काम पर आने से मना कर दिया तो अचार का धंधा ठप नहीं हो जाएगा। ऐसे में घर की औरतें अचार बना सकती है और उनके हाथ का जादू ही आपका बिजनेस जिंदा रख सकता है। हमें तो सप्लाई से मतलब है, हमारे पास बस सही अचार पहुंच जाए। तो आज आपके 10 लाख का पेमेंट होगा कि नहीं ये बात तो आपकी बीवी के हाथ का खाना ही बता पाएगा। और जैसे ही महेंद्र खाने को टेस्ट करना शुरू करता है उसे हर चीज में अलग अलग अचार के फ्लेवर्स आते हैं। बहू को तो सारे अचार की नॉलेज है, यानी कि उनके दुकान में जो अचार है वो सच में उनके खुद के फ्लेवर्स है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। पहले कौन सी सुनाऊं? बुरी खबर? आप लोगों की दुकान से जो अचार का सैंपल टेस्ट किया था मैंने, उसमें वो बात नहीं थी। खुशी की बात यह है कि उससे भी अच्छा गाना आपकी बीवी बनाती है।
मैं आपको 2 लाख का और सैंपल देता हूँ, पर उस 2 लाख के अचार की रेसिपी आपकी बीवी के हाथ की होनी चाहिए। 12 लाख? अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ा काम मिल गया। जीती रहे बहू, जीती रहे। आज तो ना हमारी लाज रख ली। पर आप तो कहते थे पापा जी कि मेरे हाथ के खाने में वो टेस्ट ही नहीं। तुम भी तो कहते थे अमित और निखिल। अब मेरे हाथ में टेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या अचार बनाऊंगी आपके क्लाइंट के लिए। हमसे गलती हो गई भाभी, जो हमने आपकी काबिलियत पर शक किया। वैसे एक बार आपका बनाया खाना मैं भी टेस्ट करना चाहती हूँ। क्यों पापा, क्यों अमित? और आज मुस्कान के हाथ के बने खाने को खाकर, या कहे अचार की दाल, अचार की सब्जी और अचार में पराठे को खाकर सभी सच में सुशीला के हाथ के खाने को भूल जाते हैं। आप ऐसा खाना हमेशा क्यों नहीं बनाती भाभी? ये खाना तो सच में लाजवाब है। एंड आई एम सॉरी भाभी, मुझे आपको वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो मुस्कान, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। पर आज मम्मी भी अगर खाना बनाती तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कभी नहीं मिलता। और बस कुछ इस तरह मुस्कान के ससुराल में और ससुराल वालों के दिल में उसके बने खाने को जगह मिल ही जाती है। शिवानी बहू, कहाँ हो? अरे भाई, कब से आवाज लगा रही हूँ तुमको। तुम अपने कमरे में क्या जाती हो? मुझे तो लगता है कि गूंगी बहरी हो जाती हो। हमारी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो मैं कॉल पर थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया कि आप बाहर से आवाज लगा रही हैं। वही तो समस्या है ना, हर समय फोन पर रहती हो। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो तुम्हारे मायके वाले हैं। दूर होकर भी दिन के 15 घंटे तुम्हारे साथ होते हैं। एक हम है, इस घर में रहकर भी तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। ऐसी बात क्यों कर रही है मम्मी जी? थोड़ी देर पहले तक तो आपके सामने ही काम कर रही थी। बस अभी अभी मम्मी का फोन आया तो उनसे बात करने लगी। हाँ भाई, कर लो बात, फिर बाद में कहीं तुम्हारी मम्मी ये ना कहने लगे कि हमारी बेटी को तो मायके में बात भी नहीं करने देते। और ससुराल वाले तो वैसे ही बदनाम होते हैं। पूर्णिमा के जाने के बाद। क्या बात है बेटा, पूर्णिमा जी कुछ नाराज लग रही है। कुछ बात हो गई है क्या? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूछ कर आती हूँ। हाँ बेटा, तू जा और घर के काम निपटाना, उसके बाद ही मुझे कॉल किया कर। हाँ, नई शादी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, और हम नहीं चाहते कि बहन जी के मन में कोई भी बात आए। ठीक है मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूंगी। ये मम्मी जी ने ठीक नहीं किया। अरे अगर उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे कहना चाहिए था। मम्मी को सुनाकर कुछ भी बोलने की क्या जरूरत थी? क्या सोच रही होंगी मम्मी कि हम दोनों सास बहू में जरूर कोई मन मुटाव हुआ है। वैसे ही मम्मी का ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है। अब मैं चाहे जितना भी उन्हें समझाऊं, वो इसी बारे में सोचती रहेंगी और अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। क्या बात है मम्मी जी, आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, काम तो मैंने अपने आप कर लिया। अरे तुम जाओ, अपनी मम्मी से बात कर लो, कहीं कोई बात अधूरी ना छूट जाए। मैंने फ़ोन रख दिया है मम्मी जी, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए फ़ोन करके उनकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। बाकी तो पूरा समय आप लोगों के साथ ही रहती हूँ ना मैं। अरे क्या बार बार हमारे साथ रहती है का ताना सुना रही है? शादी हुई है तो ससुराल में रहोगी ना। 25 साल तो मायके रहकर आई हो, मायके से पेट नहीं भरा क्या है? क्या घड़ी घड़ी फोन करके मम्मी मम्मी करती रहती हो? अरे बेटा, अब कुछ नए रिश्ते बने हैं जीवन में, थोड़ा सा समय अपने नए रिश्तों को भी दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि नए रिश्ते जुड़ ही ना पाए और तुम पुराने रिश्तों में ही उलझी रह जाओ। सास की बात का जवाब तो शिवानी के पास था, लेकिन वो इन बातों का जवाब देकर नई शादी में सास की नजरों में बदतमीज नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि बहू जब तक चुप रहती है तभी तक संस्कारी लगती है, लेकिन जिस पल वो अपने हक में 2 शब्द बोल देती है, उसी पल से बदतमीज करार दे दी जाती है। सिर्फ इसी बदनामी और लांछन से बचने के लिए अधिकतर पढ़ी लिखी, समझदार और सभ्य लड़कियां ससुराल में ताने सुनने के बाद भी घुट घुट कर जीना बर्दाश्त कर लेती है। अरे मुंह लटका कर खड़े होने की जरूरत नहीं है, खुशी का मौका है, जरा अपनी शक्ल ठीक कर लो। तुम्हारी ननद आ रही है आधे घंटे में, थोड़ी तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयारी कर लेती हूँ। मुझे मायके बात करते देख मम्मी जी को इतनी दिक्कत हो गई है कि मुझे 10 बातें सुना दी, जबकि मैं सिर्फ मम्मी की तबीयत पूछ रही थी। और आशी दीदी हफ्ते में 2 से 3 चक्कर मायके के लगा कर जाती हैं, लेकिन जब अपनी बेटी आती है ना, तब तो मम्मी जी दुनिया की सबसे प्यारी माँ बन जाती है। उस समय ये बात उन्हें याद नहीं आती कि उनकी बेटी भी किसी के घर की बहू है। जैसे उनकी बेटी समय निकाल कर अपने माँ बाप से मिलने आती है, उनकी बहू भी तो जा सकती है। बहू के माँ बाप नहीं होते क्या?
शिवानी के मन में सैकड़ों सवाल डगमगा रहे थे, लेकिन एक अच्छी बहू की तरह उसने अपने मुंह पर ताला लगाया और ननद के स्वागत की तैयारी में लग गई। 3 दिन बाद। शिवानी बेटा, आशी आएगी आज, थोड़ी तैयारी कर लेना। मम्मी जी, दीदी आ रही है तो उनके लिए समोसे बना लूं? हाँ हाँ बेटा, ऐसा कर, समोसे के साथ ना थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी उतार लेना। उससे आलू प्याज की पकौड़ी बहुत पसंद है। और ये सॉस वॉस मत रखियो उसके आगे, हरी चटनी पीस ले थोड़ी सी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में ननद आशी अपने मायके आ गई। बेटी के घर आते ही पूर्णिमा एक नए ही अवतार में आ गई थी। मुस्कान तो जैसे उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी और बोली में ऐसी मिठास भर गई थी जैसे उसने शक्कर की पूरी बोरी निगल ली हो। आशी बेटा, आज तो मैं सुबह से तुझे बहुत याद कर रही थी। बार बार मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि आशी आ जाती तो हम दोनों माँ बेटी बैठकर साथ में गरम गरम पकौड़े खाते। और देख, तू सच में आ गई। वैसे सच्चे मन से याद करो ना किसी को तो भगवान सुनते जरूर है। अरे मम्मी, क्या तो आप ऐसे रही हो जैसे 2-3 साल पहले मिली थी मुझसे। अभी 3 दिन पहले तो आके गई थी मैं आपसे मिलने के लिए। अरे बेटा, मैं माँ हूँ तेरी। माँ का दिल तू तब समझेगी जब खुद माँ बनेगी। बेटा, अपने बच्चों को देखे बिना एक एक मिनट कैसे कटता है, बस माँ का दिल ही जानता है। मैं तो हर पल तुझे याद करती हूँ। मेरा बस चले तो तुझे यहीं रख लूँ, मैं जाने ही ना दूँ। लेकिन दुनियादारी है बेटा, बेटियों को विदा करके ससुराल भेजना ही पड़ता है, नहीं तो दुनिया वाले जीने नहीं देते। छोड़ो ना मम्मी, क्या बात बात पे इमोशनल होते रहते हो। पकौड़े खाओ ना, कितने अच्छे पकौड़े बनाए हैं भाभी ने। भाभी आओ ना, आप भी पकौड़े खाओ। सच्ची में बहुत अच्छे पकौड़े बने हैं आपके हाथ के। अरे नहीं नहीं दीदी, आप लोग खाइए, मैं थोड़े समोसे भी बना रही हूँ। अरे भाभी, सच्ची आपके हाथ के पकवान खाने के बाद ना मेरा तो अपने ससुराल जाने का मन ही नहीं करता। कहाँ आपके हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाने का सुख, और कहाँ वहाँ जाकर गर्मी में सबके लिए अपने हाथ से रोटियां बेलने का दुख। इतनी गर्मी में मेरी तो गैस के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती। बस मन करता है आप पका कर देती रहो और मैं यहाँ से पैक करके ले जाऊँ। आप ऐसे ही गर्मा गर्म रोटियां, पकौड़े, समोसे तल कर खिलाती रहो और मैं जीवन भर आपके हाथ के पकौड़े खाती रहूं। अरे बेटा, जब तेरा मन करे आ जाया कर भाभी के हाथ की रोटी खाने। भाभियां होती किस लिए है? बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो भाभियां जिन्हें ननद की सेवा करने का मौका मिलता है। अरे मम्मी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी, वो तो भूल ही गई। एक सरप्राइज है आपके लिए। ये जो नुक्कड़ वाला प्लॉट खाली था ना, इस प्लॉट के लिए काफी दिन से ऋषि लगे हुए थे। फाइनली वो प्लॉट हमें मिल गया। अब आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं आपके पड़ोस में शिफ्ट होने वाली हूँ। और भाभी, आप भी ना अपने पकौड़े और समोसे तैयार कर लो। अब तो मैं रोज आने वाली हूँ आपके हाथ के पकौड़े खाने के लिए। अरे बेटा, ये तो वही बात हो गई, अंधा क्या मांगे दो आंखें। सच्ची हीरा दामाद मिला है हमें। हमारी आयशी के दिल की हर बात समझता है वो। अरे शिवानी, थोड़े और पकोड़े लेते आना जरा। पूर्णिमा कई बार बहू शिवानी को आवाज लगाती है, लेकिन शिवानी पकोड़े लेकर नहीं आती। तो पकोड़े खा, मैं देख कर आती हूँ इसके कानपुर में हड़ताल क्यों हो गई। सास किचन में पहुँचती है तो देखती है कि शिवानी कान पर फोन लगाए किसी से बात कर रही है। लो, हम वहाँ पकोड़े के इंतजार में बैठे हैं और यहाँ ये महारानी लग गई फोन पर बातों में। अरे अभी 1 घंटे पहले तो तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। अब ऐसी कौन सी प्रलय आ गई 1 घंटे के अंदर कि तुम फिर से फोन पर लग गई। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन एक बात बताओ, तुम अगर ऐसे ही मिनट पर माई के फोन मिलाओगी ना तो तुम्हारी घर गृहस्थी जम ना पाएगी। ये नहीं कि घर में ननद आई है, थोड़ी देर के लिए आसपास आकर बैठे, उसका हाल चाल पूछे, कुछ अच्छा सा बनाकर अपने हाथ से परोस कर खिला दे। उधर घर में मेहमान चाय नाश्ते के इंतजार में बैठे हैं और ये महारानी लगी है फोन पर अपने मायके बतियाने में। अरे हम थे, हमारे जमाने में ना तुम लोगों की तरह ऐसे मोबाइल थे कि मिनट की खबर तुरंत अपने मायके पहुंचा दो। अरे साल भर हो जाता था, माँ की शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। चिट्ठी पत्र का जमाना था और उसमें भी सास की रोक टोक। चिट्ठी भी लिख दो ना तो सास टेढ़ी नजरों से घूर घूर कर देखती थी। न जाने ससुराल की क्या पोल पट्टी लिखकर मायके बता देगी। और एक ये आजकल की बहू, हमारे जैसे सख्त माहौल में तुम रहती ना, तब तुम्हें ससुराल का मतलब पता चलता है। यहाँ हमने खुली छूट दे रखी है तो तुम्हारे तो पर ही निकल गए।
नहीं नहीं मम्मी जी, आज मैंने आपकी ये बार बार मायके फ़ोन करने की समस्या को जड़ से ख़त्म करने को ही मम्मी को कॉल किया था। मैंने मम्मी को ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमारे घर के बगल वाला प्लॉट खाली है और ये रोज़ रोज़ फ़ोन पर बात करने में मेरे ससुराल वालों को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए क्यों ना मम्मी पापा बगल वाला प्लॉट ही खरीद ले, फिर ये रोज़ रोज़ मायके फ़ोन करने और आने जाने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ से खिड़की खोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा सीधा मायके में पहुँच गई हूँ। क्यों, कैसा रहा मम्मी जी? ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप सोच कर देखो, हॉल वाली खिड़की खोलेंगे तो सीधा दीदी के घर, और बेडरूम की खिड़की खोलेंगे तो सीधा मेरे मायके में। और पता है, ये आइडिया भी मुझे आशी दीदी से ही मिला है। अब देखिए आप कितनी खुश हो गई ना दीदी के हमारे बगल वाले प्लॉट लेने पर। मुझे पक्का पता है मेरी मम्मी को भी मेरे घर के पड़ोस में रहने में बहुत ही खुशी होगी, और आपको भी इस बात से क्या ही दिक्कत होगी मम्मी जी। ठीक कहा ना? शिवानी ने एक ही पटखनी में सास को चारों खाने चित कर दिया था। अरे बेटा, इतना अच्छा घर है तुम्हारा, तुम्हारे मम्मी पापा को क्या जरूरत है उसे बेच कर यहाँ पर फिर से मकान बनवाने की? और बेटा, फोन पर बात करने का क्या है? हमने कभी तुम्हें टोका है क्या? भाई पहले की बात और थी, आज की बात और है। तुम कर लिया करो बेटा बात, जितनी देर तुम्हारा मन करे उतनी देर बात करो। तुम्हें भी तो अपने मम्मी पापा की चिंता होती होगी ना, तुम इकलौती बेटी जो ठहरी उनकी। देखा आपने कैसे घी निकालने के लिए शिवानी ने उंगली टेढ़ी नहीं की, घी का बर्तन ही गैस पर रख दिया। गर्माहट मिलते ही घी कैसे पिघल गया वो तो आप देख ही चुके हैं। खुशी अपने पति उमेश और बेटे जय के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है, लेकिन उसकी खुशियाँ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उमेश का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और जब खुशी को इस बात का पता चला तो उसने इस बारे में अपने पति से बात की। उमेश, ये तमन्ना कौन है? कौन तमन्ना? मैं तो किसी को नहीं जानता। वही तमन्ना जिसके आपके फोन पर अश्लील मैसेजेस आते हैं। अरे वो तमन्ना, वो तो मेरे साथ काम करती है, वो ऐसे ही मजाक करती रहती है। अच्छा, मजाक करती है? आप दोनों की चैट पढ़ी है मैंने। बाबू, सोना, जानू, ये सब मजाक में बोलती है। जो आपको किस भी भेजती है और आप उसे बहुत कुछ सेंड करते हो, सब मजाक में करते हो। ठीक है, मैं भी मजाक में किसी आदमी को ये सब भेज दूंगी, तब देखती हूँ कैसा लगता है आपको। उमेश खुशी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, तमन्ना है मेरी गर्लफ्रेंड और बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। क्या कर लोगे तुम? आपको शर्म नहीं आती? आप शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप हो, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं ऐसी ही हरकतें करूँगा? मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन तमन्ना को नहीं। अगर इस घर में रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ये सब, और तुम जैसे अय्याश और धोखेबाज का साया मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से और ले जाओ उसे भी, लेकिन याद रखना उसकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस और उसके खर्चे के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम खुद इंतजाम करोगी या तुम्हारे मायके वाले देंगे? उस दिन खुशी और उमेश में बहुत झगड़ा हुआ और वो अपने मायके आ गई। उसने अपनी माँ लाजो और पिता मुकेश को सारी बात बता दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि दामाद जी ऐसा कर सकते हैं। बेटा, अब जैसा भी है, जो भी है, वो तेरा पति है, तुझे रहना तो उसी के पास पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं उसके पास कैसे रह सकती हूँ? उनके अंदर कोई भी कमी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन किसी दूसरी औरत का चक्कर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जय का क्या माँ? उसके ऊपर अपने बाप की गंदी हरकतों का क्या असर पड़ेगा? बेटा, तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन तू खुद ही सोच, हमने तेरी शादी में कितना पैसा लगाया है। बहुत कर्ज हो गया था हमारे ऊपर, हम अब तक वो कर्जा दे रहे हैं। बेटा, तेरा छोटा भाई भी अब पढ़ लिख रहा है, उसकी पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगेगा। ऐसे में तुम दोनों की जिम्मेदारी हम कैसे उठाएंगे? तेरे छोटे भाई को इस सब के बारे में पता चला तो वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा। इसलिए हम तो तुझे यही सलाह देंगे बेटा कि तू अपने ससुराल जाओ और अपने पति को बदलने की कोशिश कर। खुशी को अपने माता पिता की बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि उसका पति कभी नहीं सुधरने वाला। पर खुशी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो बेचारी दोबारा अपने पति के घर चली गई। उसे देखकर उसका पति कहता है, आ गई वापस?
निकाल दिया तेरे माँ बाप ने तुझे घर से। पता था मुझे वो भिखारी तुझे और तेरे बच्चे को रख नहीं पाएंगे। तमीज से बात करो। मेरे घर वाले गरीब जरूर है लेकिन तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। उमेश दोबारा से खुशी के गाल पर थप्पड़ मारता है। अपनी ये बकवास बंद कर। पति की इज्जत कैसे की जाती है भूल गई क्या? चल जाकर खाना बना। खुशी चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। इसके बाद उमेश खुशी पर बहुत अत्याचार करने लगा क्योंकि उसे पता था कि खुशी के माता पिता बहुत गरीब और शरीफ लोग हैं। वो उमेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक दिन गांव से उमेश की माँ सरस्वती आई। माँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई। मैं यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? तेरा बच्चा है, पति है, फिर भी तू अकेली है। चल कोई बात नहीं, कभी कभी लगता है ऐसा कि सब कुछ होते हुए भी हम अकेले हैं। माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतने में उमेश भी आ जाता है। मेरे लिए भी बना देना चाय। माँ, मुझे बता देती, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता। अरे बेटा, मुझे लगा तू व्यस्त होगा। अच्छा, वो कहाँ है मेरा शरारती बेटा जय? माँ, वो स्कूल गया है, बस आता ही होगा। इतने में खुशी चाय बनाकर ले आई। उमेश ने चाय पीते ही खुशी को सुनाना शुरू कर दिया। ये क्या बनाया है? तुम्हें अभी तक चाय बनानी नहीं आई? घर में पड़ी पड़ी करती क्या रहती हो? चाय बनाना ही सीख लिया होता। अरे बेटा, क्या हो गया है? चाय अच्छी तो बनाई है बहू ने, क्यों इतना सुना रहा है बहू को? इसी तरह उमेश अपनी माँ की भी शर्म नहीं करता और उसके मन में जो आता वो अपनी पत्नी को सुना देता। इसी तरह एक सुबह उमेश जोर जोर से चिल्ला रहा था। खुशी, खुशी, मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कहाँ है, खुद देख लो। जहाँ रात को उतारे होंगे अभी भी वहीं रखे होंगे। काम कुछ होता नहीं तुमसे और जुबान इतनी ज़्यादा चलती है। तो और क्या बोलूँ आपको? आपको तो हर चीज़ हाथ में चाहिए। मैं जय को तैयार कर रही हूँ, उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना। जब से माँ ये देख रहा हूँ तेरे तो तेवर ही बदल गया। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर उमेश ने खुशी पर फिर से हाथ उठा दिया। सरस्वती ने जब ये सब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने उमेश को बहुत खरी खोटी सुनाई। उमेश वहाँ से चला गया। उसके बाद सरस्वती ने अपनी बहू से पूछा, बहू, उमेश तेरे साथ जानवरों की तरह पेश आता है तो चुपचाप क्यों सहती रहती है? जवाब क्यों नहीं देती? माँ जी, देख लिया ना आपने, अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलती हूँ तो इसी तरह से मारपीट करते हैं मेरे साथ। अरे तो तू ये सब क्यों सह रही है? अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? खुशी ने रो रो कर सारी बातें बता दी। अपने बेटे की हरकतों से सरस्वती बहुत शर्मिंदा हुई। खुशी की बातें सुनकर सरस्वती ने एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह सोचा और वो सीधा खुशी के माता पिता के पास पहुंची। आप दोनों खुशी के माता पिता हैं या दुश्मन? वो बच्ची आपके पास मदद की गुहार लगाने आई थी और आपने उसे वापस उसके निकम्मे पति के पास भेज दिया। बहन जी, उसका निकम्मा पति आपका बेटा है। आप अपने बेटे के बारे में ये सब बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। मेरे बेटे ने गलती की है, उसकी सज़ा मैं उसे देकर रहूँगी, लेकिन आप दोनों को भी मेरा साथ देना होगा। सरस्वती अपने बेटे और बहू का तलाक करवाने का फैसला कर लेती है। पहले तो सरस्वती अपनी बहू को समझाती है। बहू, यही तुम्हारे और जय के लिए ठीक रहेगा। तुम उमेश के साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन माँ, वो मेरे पति है और अगर मैंने उनसे तलाक ले भी लिया तो मैं जाऊंगी कहाँ, करूंगी क्या? और ऐसे पल पल अपना आत्मसम्मान मार कर जिंदा रहना मंजूर है तुम्हें? अरे जरा जय के बारे में सोच, वो अपने बाप की तरह निकला तो। खुशी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई और उसने अपनी सास की बात मानने का फैसला कर लिया। उसके बाद सरस्वती तलाक के पेपर लेकर अपने बेटी के पास गई और उससे कहने लगी, चल उमेश बेटा, इन पेपर्स पर साइन कर दे। लेकिन माँ, ये तो तलाक के पेपर है। हाँ, तो तू खुशी को तलाक दे और आराम से तमन्ना के साथ रह। और हाँ, अगर तूने खुशी को तलाक नहीं दिया ना तो मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगी। सरस्वती की धमकी से डरकर उमेश खुशी को तलाक दे देता है। सरस्वती अपनी बहू की दूसरी शादी करवा देती है। वो खुशी को नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा देती है। इसके अलावा अपनी जायदाद का आधा हिस्सा जय के नाम कर देती है।
सरस्वती के इस काम से खुशी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उमेश अकेला रह जाता है, क्योंकि अब आधी जायदाद वाले पति में तमन्ना को भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे छोड़कर चली जाती है। बेला अपनी सास रेखा, पति दिनेश, ससुर रवीश और देवर दिवाकर के साथ रहती है। बेला क्या क्या सपने लेकर इस घर में आई थी कि शादी के बाद अपना घर ऐसे चलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसी आजादी से जिंदगी जीऊंगी। लेकिन जब वो शादी करके आती है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि उसके ससुराल में तो चलती है उसकी सास रेखा की। बेला किचन में खाना खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहां पर रेखा आती है। ये क्या बना रही है बेला? मम्मी जी, आज मैं पुलाव बना रही हूँ। किसने कहा तुझे पुलाव बनाने को? पूछा तुमने मुझसे कि क्या बनेगा आज? वो मम्मी जी, मेरा मन पुलाव खाने का था तो मैं बना रही थी। एक बात कान खोल कर सुन लो बेला, इस घर में बड़ी मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में आया? इस घर का रूल है, घर में सिर्फ बड़ों की चलती है। आज दाल बनेगी, समझ में आया? जी मम्मी जी। रेखा किचन से बाहर चली जाती है। बेला किचन में खाना बनाते हुए बड़बड़ाने लगती है। मेरी तो भाग ही फूट गए। जब से इस घर में आई हूँ, बहू कम और काम वाली ज्यादा बन गई हूँ। सबकी फरमाइश पूरी करो, ऊपर से मम्मी जी के ताने सुनो। मैं अकेली जान कब तक करूंगी ये सब? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। खाना तक मम्मी जी की पसंद का बनता है इस घर में। आज तो मम्मी जी से इस बारे में बात करके रहूंगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक सबकी मनमानी सहती रहूंगी? बस बहुत हो गया। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, अभी लाई। एक मिनट, मैं क्यों ले जाकर दूं? खुद आके नहीं ले सकती क्या खाना? उनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? अभी जाके बोलती हूँ मम्मी जी को। बेला थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। अब जा ही रही हूँ तो मम्मी जी का खाना भी ले जाती हूँ। रेखा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। बेला खाना लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी खाना। रेखा खाना लेती है और खाना शुरू करती है। मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बेला बेटा, आज की दाल तूने बहुत टेस्टी बनाई है, मजा आ गया खाकर। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। अपनी तारीफ सुनकर बेला चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। सच्ची मम्मी जी, मैं आपके लिए और दाल लेके आती हूँ। बेला किचन में जाती है। अरे वाह, मम्मी जी को तो मेरे हाथ की बनी दाल बहुत पसंद आई। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। देखना, शाम को ऐसी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी, मम्मी जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। एक मिनट, मैं तो मम्मी जी से घर के काम के बारे में बात करने गई थी। कोई बात नहीं, काम का तो हो ही गया, बस बर्तन ही तो बाकी है, कर लेती हूँ। पर शाम में मैं पक्का मम्मी जी से इस बारे में बात करूंगी। बेला घर के काम करती रहती है और मन ही मन कुड़कुड़ करती रहती है। बहुत हो गया, आज तो मम्मी जी से बात करके रहूंगी। बहुत झेल लिया मैंने ये सब। मेरी भी कोई इज्जत है, ये घर मेरा भी है। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला बेटा, चाय बना दे, अदरक डालकर बनाना, कल जैसे। कल बहुत अच्छी चाय बनी थी। मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय अच्छी लगी, मैं मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। बेला चाय बना देती है। एक मिनट, मैं चाय क्यों बना रही हूँ? मुझे नहीं करने ये घर के काम। आज तो मम्मी जी को बोल कर रहूंगी। तभी रेखा आवाज देती है। बेला, चाय बनी कि नहीं? लाई मम्मी जी। बेला चाय लेकर जाती है। मजा नहीं आया बेला, तुमको चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती। कैसे चाय बनाई है? जाओ दूसरी बना कर लाओ। बेला मुंह बनाते हुए किचन में जाती है। मैं इस घर में छोटी हूँ ना, इसलिए मम्मी जी जब देखो मुझ पर रौब जमाती रहती है। जब मेरी देवरानी आएगी तब मैं भी बड़ी बन जाऊंगी, फिर मैं भी रौब दिखाऊंगी अपनी देवरानी पर। कुछ दिनों बाद दिवाकर की शादी हो जाती है और घर में छोटी बहू कामना आती है। अब आएगा मजा, अब तो मैं भी बड़ी बन गई। अब तो मैं कामना से खूब काम कराऊंगी। कामना, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। कामना मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। भाभी, मुझे चाय बनाना नहीं आता, आप मुझे चाय बनाना सिखा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेला चाय बनाने लगती है। भाभी, आप चाय बना तो रही हैं, तो मेरे लिए भी बना देना। मेरे ना पैर दर्द कर रहे हैं, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। बेला चाय बना देती है। ये क्या, ये कामना ने तो मुझसे ही चाय बनवा दी। ये तो बड़ी चालाक निकली। अभी चाय बना तो दी है, दे देती हूँ। शाम को खाना तो मैं कामना से ही बनवाऊंगी। शाम को खाना बनाने का समय होता है। कामना, एक काम करो, शाम का खाना आज तुम बनाओ। ठीक है भाभी, मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैंने सुना है आप बहुत टेस्टी आलू की सब्जी बनाती हैं,
इतनी टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और क्या, मैं बनाती हूँ इतना टेस्टी खाना। हाँ तो भाभी आप मुझे भी बनाना सिखाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बताती हूँ। बेला किचन में खाना बनाती है और कामना किचन की स्लैब पर बैठकर मजे से सेब खा रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेला पूरा खाना बना देती है। देखा, ऐसे बनाते हैं खाना। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी रेखा आती है। बेला बहू, कामना ने पूरा खाना बनाया है, अब तुम खाना लगा दो, ठीक है? लेकिन मम्मी जी। बेला, इतनी भी काम चोरी अच्छी नहीं होती। कामना से पूरा खाना बनवा दिया ना तुमने, अब लगा भी नहीं सकती क्या? जल्दी से लेकर आओ खाना। रेखा और कामना बाहर चले जाते हैं। मैं तो फिर से इस कामना की बातों में आ गई। घर में बड़ी मैं हूँ और ये कामना मुझसे काम कराती है। पहले मम्मी जी मुझसे काम कराती थी और अब तो ये कामना भी मुझसे काम कराने लगी। इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, किसी को मेरी कदर नहीं है। सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ और सबकी सुनती भी रहती हूँ। अब बहुत हुआ, बस मुझे कुछ तो करना है। बेला टेबल पर खाना लगा देती है। सब लोग खाना खा रहे थे। किसी ने बेला को खाने के लिए भी नहीं पूछा। बेला को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसका मुंह उतर जाता है। वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। मैं चुपचाप सबके काम करती रहती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती, सबकी सुनती हूँ, इसीलिए किसी को मेरी कदर नहीं है। मुझे इन सबको बेला की कीमत बतानी होगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह रोज की तरह बेला घर के कामों में लग जाती। अब वक्त आ गया है प्लान को अंजाम देने का। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। अरे बेला, क्या हुआ? कैसे गिर गई? मम्मी जी, मैं पोछा लगा रही थी, मैं फिसल कर गिर गई। लगता है मेरा पैर टूट गया। बेला पैर टूटने का बहाना करके बैठ जाती है। उसके पैर पर मोटी पट्टी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अब कौन करेगा घर का काम? छोटी बहू कामना या फिर सास रेखा? रेखा और कामना दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। देखो मम्मी जी, मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। जब तक भाभी का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक काम आपस में बांट लेते हैं। मैं सारे काम अकेले नहीं करने वाली। कामना, ये कैसी बात कर रही है तू मुझसे? बेला तो हमेशा घर का सारा काम अकेली करती आई है, उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। देखो मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। अगर आप चाहती हैं कि मैं काम करूं तो आपको भी घर के काम में मेरी हेल्प करनी होगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। मजबूरी में रेखा को हाँ कहना पड़ता है। अब घर का सारा काम कामना और रेखा को करना पड़ रहा था। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, और सारा काम करने में दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। अरे बाप रे, ये सब काम कर करके तो मैं बुरी तरह थक गई। हाँ, मैं भी थक गई। पता नहीं बेला अकेले इतना सब कैसे कर लेती है। तभी बेला सोफे पर आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए आवाज देती है। कामना, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कामना मुंह बनाते हुए उसके लिए पानी लेकर जाती है। एक काम करो, थोड़ी सी चाय भी बना दो, और हाँ, चाय में ना अदरक और इलायची जरूर डालना। मैं तो बहुत थक गई, बाद में बनाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा चाय पीने का मन अब है। जाओ बना कर लाओ अभी। वो क्या है ना, मेरा पैर टूटा है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। कामना मुंह बिगाड़ती हुए कहती है। ठीक है, बनाती हूँ। कामना को मजबूरी में चाय बनानी पड़ती है। मम्मी जी, बहुत दिन हो गए छोले भटूरे खाए, आज ना मेरा मन छोले भटूरे खाने का है, अब बना दोगे? वो क्या है ना, पैर टूट गया है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। अब बना दोगे ना? हाँ ठीक है, बनाती हूँ। सारा दिन कामना और रेखा काम कर करके बहुत ज्यादा थक जाती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। हाय, मेरी तो पूरी बॉडी दर्द कर रही है। पूरा घर अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ मम्मी जी, मेरा भी यही हाल है। बेला भाभी सारा काम अकेले कैसे कर लेती थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। वो भी तो थक जाती होंगी, हमें उनकी ना हेल्प करनी चाहिए थी। तभी बेला अपने पैरों पर चलकर वहां आती है। उसे ठीक देखकर कामना और रेखा हैरान रह जाते हैं। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मम्मी जी, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैंने ये नाटक आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। सारा दिन अकेले घर का पूरा काम मैं करती थी। मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाती थी, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपके साथ घर के काम में हाथ बटाया करूंगी। हाँ बेटा, मैं भी सॉरी, मुझे भी समझ में आ गया, घर सबका तो काम भी सबका। तीनों मुस्कुराती हैं और गले मिलती हैं। रश्मि किताब लिए बैठी है। महारानी, किसी दूसरे काम पर भी ध्यान दे दिया करो, जब देखो तब बस किताबों में घुसी रहती हो।
ससुराल जाकर खाना बनाना काम आएगा, किताब पढ़ना नहीं। और फोर्स में जाकर फाइटर पायलट बनने के लिए पढ़ाई काम आएगी, खाना बनाना नहीं। अपने ख्याली पतंग उड़ाना बंद करके मम्मी जो बोलती है वो कर। आई बड़ी फाइटर प्लेन उड़ाने। सॉरी भैया, लेकिन लड़कियों की जिम्मेदारी सिर्फ घर बसाना या बच्चे पैदा करना नहीं होती। मैंने शादी से मना नहीं किया, पर मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे फाइटर पायलट बनना है और मेरा सपना पूरा करना मेरी ही तो जिम्मेदारी है। ये कहकर रश्मि किताब लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद दिन रात की पढ़ाई और मेहनत की बदौलत उसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके फोर्स एकेडमी में एडमिशन मिल ही जाता है। आखिरकार मैं अपने सपने को पूरा करने और देश की सेवा में भागीदार बनने के एक कदम और करीब आ गई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपनी खुशी में मग्न रश्मि फोर्स और फाइटर प्लेन के सपने लिए जैसे ही घर पहुंचती है तो मयंक और उसका परिवार वहां बैठा होता है। उसकी मम्मी तुरंत रश्मि को लड़के वालों के पास बिठा देती है। इससे पहले कि रश्मि मौका देख घर में कुछ बोल पाती, रिश्ता पक्का करके वो लोग सगाई भी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में रश्मि की मयंक से शादी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स एकेडमी की जगह ससुराल पहुंच जाती है। आई नो, हमें शादी से पहले बात करने, एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं एक पायलट हूँ और अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो हम आराम से ट्रिप्स कर सकते हैं। बारी मेरी किस्मत, फाइटर पायलट का सपना तोड़वाकर एक पायलट के घर ही भेज दिया। सपना तोड़कर उसका दर्द जिंदगी भर के लिए आंखों के सामने दे दिया। बहू, जरा ख्याली दुनिया से बाहर निकल के सबके लिए चाय लेकर आओ। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें ससुराल और पति की सेवा में रश्मि के सपने पीछे छूट जाते हैं। वो सबका अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन खुद खुश रहना ही भूल जाती है। एक शाम मयंक पूरे परिवार को लेकर एयरफोर्स म्यूजियम में पहुंचता है। कैसा लगा? सॉरी अगर आप लोगों को ज्यादा मजा ना आए तो, लेकिन प्लेन से मेरा प्यार मुझे यहाँ ले आया। मुझे ये सब देखने का बहुत मन था। तेरे एयर इंडिया और इन एयरफोर्स के प्लेन में बहुत फर्क है ना बेटा? हाँ जी, यहाँ कमर्शियल नहीं, फाइटर प्लेन और चॉपर है, लेकिन पायलट की फीलिंग और आसमान के लिए प्यार तो एक ही होता है। जहाँ सब म्यूजियम के मजे ले रहे होते हैं, वहीं आसपास अपने अधूरे टूटे सपने से जुड़ी चीजें देखकर रश्मि इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है, जिसे देख मयंक उसके पास आता है। क्या हुआ? जगह इतनी बुरी लगी कि तुम रोने लगी? मयंक के पूछने पर रश्मि उसे अपने फाइटर पायलट बनने वाले सपने, एग्जाम क्लियर करने और फोर्स एकेडमी में एडमिशन के बारे में बताती है, जिसे सुन मयंक हैरान रह जाता है। क्या बात कर रही हो? मेरे पास इतनी इंटेलिजेंट बीवी है और मुझे ये बात आज पता चल रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। वही तो कर रही थी, लेकिन घर वालों ने मेरा सपना पूरा होने से पहले ही शादी करके अपना सपना पूरा कर लिया। वो लड़की जिसने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा, किसी की मदद के बिना एग्जाम क्लियर कर फोर्स एकेडमी में एडमिशन लिया, वो अगर शादी जैसी छोटी बात से हिम्मत तोड़ सपना भुला देगी तो कैसे चलेगा? तुम फाइटर प्लेन जरूर उड़ाओगी, ये मेरा वादा है। मयंक की बातें सुन रश्मि की आंखों में उम्मीद की नई रोशनी जाग उठती है, जिसके बाद मयंक एक बार फिर रश्मि का फोर्स एकेडमी में एडमिशन कराता है और रश्मि की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो एकेडमी हॉस्टल में रहने लगती है। अरे अच्छी खासी अपना घर संभाल रही थी, पर नहीं, जनाब को तो बीवी के सपने पूरे करने की चुल लगी है। उठाकर पत्नी को गैर अनजान आदमियों के बीच रहने भेज दिया। अरे कैसे बात करती हो? बहू वहाँ पार्टी करने या घूमने नहीं, अपनी ट्रेनिंग के लिए गई है, और वो वहाँ कोई अकेली लड़की नहीं होगी। गए वो जमाने जब लड़कियां फोर्स ज्वाइन नहीं करती थी। अब तुम्हें फोर्स में लड़कों के बराबर और शायद उनसे भी ज्यादा लड़कियां मिल जाएंगी। पति की बातें सुन सास चुप हो जाती है। अब रश्मि अपनी ट्रेनिंग और मयंक अपने पायलट की ड्यूटी में बिजी हो जाता है। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत जाता है और रश्मि एयरफोर्स एकेडमी से अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करके फाइटर पायलट बन जाती है। फाइनली आज मेरा और मयंक दोनों का सपना पूरा हो गया।
अब घर जाकर सबसे पहले उन्हीं को सरप्राइज दूंगी। इसी खुशी में रश्मि घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन आने की वजह से उसका घर जाना कैंसिल हो जाता है और उसे पहला मिशन दे दिया जाता है। रश्मि, हाईजैकर्स ने मिड एयर प्लेन हाईजैक कर उसे किसी अनजान आइलैंड पर लैंड कराया है। प्लेन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से वहां बाय एयर जाना ही सबसे तेज और सुरक्षित जरिया है, इसलिए ये मिशन एयरफोर्स करेगी। और अभी यहाँ मेरी नजर में तुमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेस्ट पायलट सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। बिना एक पल सोचे रश्मि अपनी टीम के साथ 2 चॉपर लिए मिशन पर निकल जाती है। कुछ देर में जैसे ही वो एयरप्लेन की लोकेशन पर पहुंचती है तो रश्मि होशियारी के साथ आइलैंड की दूसरी तरफ अपना हेलीकॉप्टर लैंड करती है। मैं और अफसर विक्रम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बाकी सब वहीं ऊपर से हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन की कोशिश करते हुए उनका ध्यान भटकाए रखेंगे। किसी भी हाल में 1 मिनट के लिए भी बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, इससे उनका ध्यान हम पर नहीं जाएगा। प्लान स्टार्ट होने के साथ दूसरे ऑफिसर्स बातचीत शुरू करते हैं और बाकी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां रश्मि पायलट कॉकपिट की में झांकती है। यहाँ कोई नहीं है, अब प्लेन के अंदर जाने का यही एक जरिया है। मौके का फायदा उठाते हुए रश्मि और विक्रम कॉकपिट के जरिए प्लेन के अंदर आ जाते हैं। अब विक्रम छुपकर एक्सरे गॉगल्स लगाकर प्लेन में सबकी लोकेशन नोटिस करता है। जितना मुझे दिख रहा है 4 केबिन में से 2 इन्होंने खाली करा रखे हैं। बाकी दोनों में पैसेंजर्स के साथ 2 ही हाईजैकर्स हैं, जिसमें से एक का ध्यान बातचीत और नेगोशिएशन पर है और शायद आज लक हमारे साथ है कि जो बातचीत में बिजी है वो कॉकपिट के सामने वाले कैबिन का ही हाईजैकर है। ठीक है, फिर कुछ एक्शन हो जाए। इसी के साथ रश्मि और विक्रम अपने हथियार तैनात कर पलक झपकते ही कॉकपिट से बाहर निकलकर एक हाईजैकर को पकड़कर तुरंत प्लेन का फ्रंट डोर ओपन कर देते हैं और उसी के साथ दूसरे आदमी को भी कैद कर लेते हैं। आखिर में जब सब पैसेंजर प्लेन से बाहर निकलते हैं तो उनके बीच मयंक को देखकर रश्मि हैरान रह जाती है, लेकिन मयंक खुश होता है। मेरी फाइटर पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें ऐसे देख मुझे कितना गर्व हो रहा है। अब दोनों खुशी से घर वापस आते हैं, जहां सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और सास भी बहू को दुआएं देते नहीं थकती। सुशीला और ओम प्रकाश जी का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें उनके साथ उनके 2 बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे आलोक की शादी अनुष्का के साथ हो गई थी और छोटे बेटे अनुज की शादी नहीं हुई थी। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, बस सुशीला जी की शक करने की आदत बड़ी खराब थी। सुशीला जी को देखकर कभी कभी ओम प्रकाश जी भी लोगों पर शक करना शुरू कर देते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बार अनुज कहीं बाहर घूमने गया और लौट कर आया तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया। अनुष्का भाभी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। क्या हुआ देवर जी, इतनी आवाज क्यों दे रहे हैं? और कब आए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे भाभी बस अभी 10 मिनट ही हुए हैं। अब जल्दी से यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या बात है बेटा, तू तो घर में घुसते ही बस अपनी भाभी को आवाज दे रहा है। माँ बाप को भूल गया क्या? अरे सुशीला, देवर भाभी है, बराबर की उम्र है दोनों की, अपना दिल की बातें एक दूसरे से कर लेते हैं। देखिए माँ, पापा सब समझते हैं, अब तो कुछ भी नहीं समझती। अरे रहने दे बेटा, मैं जो समझती हूँ ना वो कोई नहीं समझ सकता। अब ये बता, इतना चिल्ला चिल्ला कर अपनी भाभी को आवाज क्यों दे रहा था? भाभी देखिए तो, आपके लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखिए, पिंक कलर की साड़ी। आपको पिंक कलर बहुत पसंद है ना? वाह देवर जी, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। मैं जब ये साड़ी पहनूंगी ना तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। अनुष्का बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये साड़ी पहनकर तुम्हें सबसे पहले आलोक को दिखानी चाहिए? मम्मी जी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ दिनों के बाद अनुष्का के कमरे में। भाभी क्या कर रही हैं आप? आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बताइए ना देवर जी, क्या ज़रूरी बात है? भाभी आज शाम को तैयार हो जाइएगा, आपको मेरे साथ कहीं चलना है। लेकिन कहाँ देवर जी, मुझे बताइए तो सही। और देखिए 7 बजे आलोक ऑफिस से आ जाते हैं,
मैं शाम को आपके साथ कहीं कैसे चल सकती हूँ? भाभी, हम भैया के आने से पहले आ जाएंगे ना। और मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी। और देखो, अगर मम्मी पूछे ना हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप कुछ भी बहाना बना देना, प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना। शाम के वक्त अनुष्का अच्छे से तैयार होकर अनुज के साथ घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। अरे अनुज बेटा, अनुष्का को लेकर कहाँ जा रहे हो? अब वो पापा, कुछ ज़रूरी काम था, भाभी को कुछ शॉपिंग करनी थी। तेरी भाभी को शॉपिंग कराने के लिए आलोक है ना। बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं मम्मी जी, उनके साथ तो मैं हमेशा ही जाती हूँ ना। आज देवर जी के साथ जाने का मन कर रहा था तो बस। मम्मी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। घर से बाहर जाने के बाद अनुज अनुष्का को एक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, बताइए ना क्या बात है देवर जी। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है। भाभी, मुझे आपको तनु से मिलवाना था। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। देखिए ना, इस बारे में मैं घर में किसी को कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए चुपचाप आपको यहाँ लेकर आया। अरे वाह देवर जी, तनु तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बड़ी पसंद है। बैठो ना तनु। थैंक यू सो मच भाभी। अनुज मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताता रहता है, आपसे बहुत प्यार करता है ना, और आपकी रिस्पेक्ट भी। जानती हूँ, लाखों में एक देवर मिला है मुझे, ऐसे केयर करता है जैसे मेरा छोटा भाई हो। भाभी, आप भी तो मेरे दिल की हर बात बिना कहे समझ जाती हैं। आपके जैसी भाभी भी किस्मत वालों को मिलती है। आप चिंता मत करो, तनु की और आपकी शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से करूँगी, वो भी मान जाएंगी। उधर आलोक घर पहुँचता है और अनुष्का के बारे में पूछता है। अरे मम्मी पापा, क्या बात है? आज अनुष्का घर पर नहीं है, कहाँ गई है? अब बेटा हम कुछ भी कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए हम तो चुप ही रहे तो बेहतर है। क्या बात है मम्मी, साफ साफ बताइए ना। वैसे भी ऑफिस से थका हारा आया हूँ, और आप इस तरह गोल गोल बातें मत करिए। अरे बेटा कुछ नहीं, बस अनुष्का अनुज के साथ शॉपिंग करने गई है। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? दोनों देवर भाभी के बीच क्या चल रहा है? दिन रात दोनों गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। अरे कहने में तो मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं? ये आप क्या कर रही है मम्मी? आप जानती भी हैं अनुष्का मेरी पत्नी है और अनुज मेरा छोटा भाई। इसीलिए तू जरा अपनी आंखें खोल के रख बेटा। अनुष्का और अनुज की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही जवान हैं और आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मी, अनुष्का और अनुज देवर भाभी हैं। देख बेटा, यह रिश्तों की पाठशाला तू मुझे मत पढ़ा। क्या देवर क्या भाभी, आजकल किसी भी रिश्ते में कुछ सच्चाई बची है क्या? जरा अपनी बीवी पर नजर रख, वरना कल को कुछ उल्टा हो गया ना तो हमसे मत कहना। कुछ दिनों के बाद आलोक, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। कौन सी सहेली से मिलने जा रही हो? अब वो सीमा है ना, मेन मार्केट में मॉल के पास रहती है, बस वहीं तक जा रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ मिलकर आओ अपनी सहेली से। शाम को ऑफिस से आते वक्त आलोक अनुष्का को अनुज की बाइक पर बैठे हुए देख लेता है और फिर घर आने के बाद, क्या बात है, मिलाई अपनी सहेली से? हाँ बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, जानते हैं हमने खूब सारी बातें की। और सहेली के घर पर ही थी या कहीं घूमने भी गई थी? अरे नहीं नहीं आलोक, बस उसके घर से ही जाकर आ रही हूँ, और कहीं जाने का तो वक्त ही नहीं मिला, सीधा वहीं से आ रही हूँ। तभी वहाँ पर अनुज आता है। अरे भाभी, आपका ये इयररिंग शायद खुलकर गिर गया था, मेरी बाइक की सीट पर अटक गया था। थैंक यू देवर जी, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच? सीधे सीधे बताओ मुझे। भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो भाभी है मेरी। आलोक, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप जानते भी हैं अनुज मेरा देवर है। अगर देवर है तो उसके साथ बाइक पर क्यों घूम रही थी? और तुम्हारा इयररिंग इसकी बाइक की सीट में कैसे अटका हुआ था? माफ़ करना आलोक, मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन अपनी फ्रेंड के घर से लौटते वक्त रास्ते में मुझे देवर जी मिल गए और बस मैं उन्हीं के साथ बैठकर घर तक आ गई। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। शर्म नहीं आती देवर भाभी के रिश्ते को गंदा करते हुए? अनुज, आप मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपनी बीवी का इस तरह अपमान करना अच्छी बात नहीं है।
मैं भी इस घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरी बड़ी बहन जैसी भाभी के साथ मेरे रिश्ते को बदनाम किया जाए। तभी वहां पर सुशीला जी आ जाती हैं। अरे क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? तुम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते हो, मजे करते हो, और आलोक पति है अनुष्का का, वो इसे कुछ भी कह सकता है। लेकिन मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो मेरे ऊपर शक करता है। मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहता जहां आपस के रिश्तों को इस तरह गंदी नजर से देखा जाता है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह घर से बाहर निकलने के बाद तो तुम दोनों को आजादी मिल जाएगी ना। निकलो निकलो इस घर से अभी के अभी, और जो करना है घर से बाहर जाकर करो। इस घटना के बाद लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बाजार में घूमते वक्त तनु आलोक से मिलती है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम आलोक शर्मा है ना? हाँ बिल्कुल। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप अनुज के बड़े भाई हैं ना? उसने एक बार मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। उसका नाम मतलब मेरे सामने। वो मेरा भाई नहीं, दुश्मन है। जो कुछ भी हुआ उस बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ भैया। लेकिन तुम हो कौन और सब कुछ कैसे जानती हो? मैं अनुज की गर्लफ्रेंड हूँ और अब उसकी पत्नी। आप जानते हैं, आपने अनुष्का भाभी को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अनुज को हमेशा अपना छोटा भाई कहा करती थी और अनुज भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था। अगर छोटा भाई समझती थी तो सारा दिन उसके साथ घूमती फिरती क्यों थी? आपको गलतफहमी हुई है भैया। जिस बात को लेकर आप परेशान हैं वैसा तो कुछ है ही नहीं। अनुज तो अनुष्का भाभी को मुझसे मिलवाने के लिए लाया था और मेरे बारे में घर में किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए ये बात आपसे छुपाई। ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अनुष्का भाभी एक अनाथ आश्रम में टीचर का काम करती हैं। आप वहां जाइए और उनसे जाकर माफी मांग लीजिए। अगले दिन अनाथ आश्रम में। अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस घर चलो। नहीं आलोक, आपने मेरे पति होकर मेरे चरित्र पर शक किया, अपने छोटे भाई पर शक किया। ये बहुत गलत बात है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ। अनुष्का, मम्मी के भड़काने पर मैं उनकी बातों में आ गया था। तो अब मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं? कल को किसी और ने आपको भड़का दिया तो आप मुझे फिर से घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अनुष्का, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वैसे भी गलती मेरी है। मुझे सोचना चाहिए था। तुम्हारा और अनुज का रिश्ता देवर भाभी का रिश्ता था। ये सब मेरी गंदी सोच का नतीजा है। मैं तुम जैसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आलोक। क्या देवर भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को इतनी गंदी नजर से देखना सही है? क्या हम रिश्तों पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? देवर भाभी का रिश्ता भाई बहन और माँ बेटे जैसा होता है। क्या लगता है आपको, हमें उस पर शक करना चाहिए? क्या हमें किसी को अपने दिल की बात कहने का मौका भी नहीं देना चाहिए?